ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस यू। हमारे पास ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस वी से यू की तरफ। ये जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट होंगे या इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज जो है हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। देन द रेंज ऑफ टी, ये जो हमारे पास लीनियर मैपिंग टी है, इसकी जो रेंज है इज़ द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। हमारे पास ये वो तमाम वेक्टर्स का सेट होगा ऑफ यू। ये हमारे पास जो कैपिटल यू है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स यू के अंदर से हम वो तमाम एलिमेंट लेंगे सच दैट देयर इज़ अ वी, कि उन सब जो हम यू से एलिमेंट जो भी उठाएंगे उन सब के लिए हमारे पास क्या होगा, एक वी होगा कैपिटल वी के अंदर। किस तरह का होगा कि हम उस वी के ऊपर जब कोई भी लीनियर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली है हमने टी, जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन उस वी के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास एक यू का एलिमेंट आएगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस वी है, दूसरी वेक्टर स्पेस हमारे पास यू है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इनके ऊपर। हमारे पास हम रेंज की इस ट्रांसफॉर्मेशन की हम रेंज में वो एलिमेंट ले रहे हैं, वो किसका सबसेट होंगे, ये जो हमारे पास यू वेक्टर स्पेस है उसका वो सबसेट होंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो सबसेट आया वो ये वाला है, ये दरमियान वाला, ये वो सबसेट है। ये तमाम एलिमेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज में आ रहे हैं। कब ये रेंज में आएंगे, जब हर यू के लिए हमें क्रॉसपोंडिंग पीछे एक एलिमेंट प्री इमेज मिल रहा होगा। मतलब हर इमेज का एक इस ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो मैपिंग हमने ली है यू के ऊपर, मतलब जो इमेजेस इसके आ रहे हैं, इसके हर एक इमेज के लिए इधर एक प्री इमेज मिल रहा होगा। जिस एलिमेंट यू के हर वो एलिमेंट जो यू के हर वो एलिमेंट हमारे पास रेंज में आएंगे जिनके लिए हमारे पास प्री इमेज मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये u1 है, ये भी हमारे पास रेंज में आ गया, u2 भी रेंज में आ गया, u3 भी रेंज में आ गया, क्योंकि इनके लिए हमारे पास एक प्री इमेज मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, u10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखें u10 का हमारे पास यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो u10 है वो इसकी रेंज में नहीं आएगा। रेंज में हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज में, सिर्फ वही वाले एलिमेंट आएंगे यू के अंदर से। फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा यू पड़ा हुआ है, इस पूरे यू में से रेंज में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिनके हर एक यू के एलिमेंट के लिए पीछे एक हमें प्री इमेज मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल u1 के लिए हमें प्री इमेज v1 मिल रहा है, u2 के लिए प्री इमेज v2 मिल रहा है, u3 के लिए हमें प्री इमेज v3 मिल रहा है। इसी तरह जितने भी यहाँ पे हमारे पास u के अंदर वो एलिमेंट जिनका हमें प्री इमेज मिल रहा है, उनका अगर हम एक सेट बनाएंगे तो वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट यू के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसका हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो वो जो है हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो यू होते हैं, जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस वी है, दूसरी वेक्टर स्पेस यू है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम वी से यू ले रहे हैं, तो जो रेंज हमारे पास आता है वो हमेशा एक ये हमारे पास जो हमारे पास रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें, रेंज ऑफ टी की जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वो u1 u2 और u3 इस एग्जांपल के लिए हमारे पास आए हैं। ये अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास हमेशा जो है u का सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो भी सेट हमारे पास होगा ना, ये हमारे पास रेंज ऑफ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज आएगी हमारे पास, वो हमेशा सब स्पेस भी होगी, वो हमेशा सब स्पेस होगी ऑफ वेक्टर स्पेस यू। वो इस वेक्टर स्पेस का सबसेट भी होगा और वो हमेशा उसकी सब स्पेस भी बनाएगा। तो हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, कि जो भी हमारे पास रेंज आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज आती है वो हमेशा हमारे पास जो वेक्टर स्पेस यू है उसका हमारे पास क्या होता है, सब स्पेस भी वो हमारे पास बनाती है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ टी है वो हमारे पास सब स्पेस बनाती है। यहाँ पर हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम में हम देखते हैं द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस।
यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये दोनों वी और यू जो थी ये दोनों वेक्टर स्पेसेस थी, तो हम जो रेंज ऑफ टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वी की सब स्पेस नहीं बनाएगा, वो किसकी सब स्पेस बनाएगा, जो दूसरी हमारी वेक्टर स्पेस जिस तरफ से जिस तरफ हम आ रहे हैं, जो दूसरी वेक्टर स्पेस होगी राइट साइड पे जिसकी तरफ हम मैपिंग लेके जा रहे हैं उस तरफ की जो हमारे पास है उस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी। तो हम इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि अगर हमने वेक्टर स्पेस को किसी भी वेक्टर स्पेस को सब स्पेस प्रूव करवाना है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ, हमने उसको दूसरी जो हमारे पास बड़ी वेक्टर स्पेस है उसका सब स्पेस प्रूव कराना है, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यू ले लेते हैं और यू हमारे पास बड़ी वेक्टर स्पेस है, तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई सेट डब्ल्यू है। हमने अगर इसको यू की सब स्पेस प्रूव कराना है तो हमें डब्ल्यू से दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास W से बिलोंग करें तो W1 प्लस W2 अगर हम करें तो वो भी U से बिलोंग करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम W1 लें और जिस वेक्टर स्पेस ये जो U वेक्टर स्पेस है जिस फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस है उसी फील्ड में से हम एक एलिमेंट लेंगे और उसका W के साथ हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लेंगे। तो अगर वो भी हमारे पास W से बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि W हमारे पास इस U की सब स्पेस होगा। तो हम लेट कर लेते कि ये हमारे पास जो फील्ड से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और W1 जो हमारे पास W से बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू W1 ने नाम दे लें या W लें, ये भी अगर हमारे पास W से बिलोंग कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि W हमारे पास U की क्या है, सब स्पेस है। लेकिन यहाँ पे हमने रेंज ऑफ T को जो है U की सब स्पेस प्रूव करना है तो उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ T को हमने प्रूव करवाना है, R ऑफ T को हमने प्रूव करवाना है कि ये हमारे पास इज़ सब स्पेस ऑफ यू। हमने आर ऑफ टी को यू की सब स्पेस प्रूव कराना है, तो हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि दो एलिमेंट हम ले लेते हैं आर ऑफ टी से, हम उनको नाम दे लेते हैं W1 और W2 का। तो यहाँ पे हम W1 और W2 कोई दो एलिमेंट अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आर ऑफ टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास रेंज ऑफ टी से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी मतलब उनका एडिशन लें तो क्या वो रेंज ऑफ टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो इसकी डेफिनेशन है वो प्रूव कराएंगे। तो हम इसकी बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर W1 ये है तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमें एक प्री इमेज भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर W1 ये है तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमें एक प्री इमेज मिल रहा होगा जिसके ऊपर ये मैपिंग अप्लाई हुई, तो ये आंसर है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एलिमेंट हमारे पास V1 है। इसी तरह जो W2 हमारे पास इमेज बना है इसके क्रॉसपोंडिंग पीछे एक हमारे पास V2 पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने जो मैपिंग अप्लाई किया तो उसका आंसर W2 आया, ठीक है। हमने इन दोनों को ये लेट किया, W1 और W2 रेंज ऑफ T से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके क्रॉसपोंडिंग लीनियर मैपिंग में हमारे पास पीछे एक प्री इमेज मिल रहा है V1 का और V2 का। जब इनके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो इसका आंसर W1 और W2 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो मैपिंग की डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए हम शो करवाते हैं कि W1 और W2 दोनों जो हैं इनका जो सम है वो भी हमारे पास रेंज से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं T इंटू V1 प्लस V2। अब हमें पता है कि ये जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा T इंटू V1 प्लस T इंटू V2। अब T इंटू V1 हमारे पास किसके इक्वल है, W1 के इक्वल है, और T इंटू V2 क्या है, W2 के इक्वल है। अब हमें ये पता है कि W1 और W2 दोनों रेंज के एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सम है वो भी हमारे पास किसका एलिमेंट होगा, रेंज ऑफ T का एलिमेंट होगा। अब हम इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिए रेंज ऑफ T से और एक स्केलर हम ले लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्केलर मल्टी, ये पहली प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवाई है, ये दूसरी करवाने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्मॉल W जो है वो हमारे पास रेंज ऑफ T से बिलोंग कर रहा है और यहाँ से हमारे पास एक स्केलर ले लेते हैं जिसको हम A का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास F से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि इस W के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक वेक्टर V जो है वो होल्ड करता है जिसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो इसका आंसर W आएगा। तो इसको भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए रेंज ऑफ T के एलिमेंट में लेके आते हैं। तो हम वो हमारे पास क्या बनेंगे, ये आएगा T इंटू हमारे पास ये स्केलर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास V आ जाएगा। अब हमें पता है मैपिंग लीनियर है तो स्केलर है हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो T जो है वो वेक्टर V के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो वेक्टर V के ऊपर अप्लाई हो रही है तो इसने एक रेंज का एलिमेंट देना है जिसको हमने W लेट किया हुआ है।
तो ये a इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज का एलिमेंट है, इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, रेंज का ही एलिमेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा ये भी हमारे पास रेंज ऑफ टी से बिलोंग कर गया। तो हमने ये शो करवा दिया कि हमारे पास उनकी जो है कुलियर लॉ जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करते हैं सब स्पेस चेक करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन का जो हमने कुलियर लॉ वो दोनों हमने चेक किए हैं, वो दोनों एलिमेंट हमारे पास किसके आगे, रेंज ऑफ टी से बिलोंग किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आर ऑफ टी है वो हमारे पास क्या बनाती है, सब स्पेस बनाती है इस वेक्टर स्पेस यू का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर ये चेक किया कि जो रेंज ऑफ टी है वो हमारे पास यू जो वेक्टर स्पेस है उसकी सब स्पेस है। इसको हम एक और तरीके से भी करते हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ टी है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस की क्या है, सब स्पेस है, जिसमें हम डायरेक्ट इनको चेक करेंगे कुलियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जो हम एक प्रॉपर्टी बना के उसको सॉल्व करते हैं उससे भी हम चेक करते हैं कि रेंज ऑफ टी जो है हमारे पास वो वेक्टर स्पेस बनाता है, किसी भी वेक्टर सब स्पेस होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का। जी, तो हमने ये शो करवाना है कि रेंज ऑफ टी जो है वो हमारे पास सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस यू का। तो ये हमारे पास वी से यू मैपिंग थी, हम ये शो करवाना चाहते हैं कि जो रेंज ऑफ टी है वो यू की क्या है, सब स्पेस है। तो यहाँ पे हम जो इसकी कंबाइंड डेफिनेशन है कुलियर लॉ और मल्टीप्लिकेशन की वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक u1 एलिमेंट जो है वो रेंज के अंदर लाई आ रहा है। अब हमें पता है अगर ये रेंज के अंदर एलिमेंट आ रहा है तो इसके पीछे एक ट्रांसफॉर्मेशन पड़ा होगा वेक्टर जिसके ऊपर वो अप्लाई होकर ये u1 आंसर दे रहा है। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो वेक्टर है वो v1 है। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर u है हमारे पास रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास प्री इमेज पड़ा है जिसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है वो v2 है। मतलब प्री इमेज v2 के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो उसका आंसर u2 आता है और ये रेंज का एलिमेंट है। वेक्टर v1 जो है वो हमारे पास प्री इमेज है, जब इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो इसका आंसर u1 आता है। हम ये शो करवा देते हैं कि हमारे पास a u1 प्लस b u2 ये भी हमारे पास क्या है, रेंज का एलिमेंट है। तो हम ये शो करवा देंगे जो रेंज ऑफ t है वो वेक्टर स्पेस u की क्या है, सब स्पेस है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हमने एक एलिमेंट u1 लिया है वो इसके इक्वल है और एक एलिमेंट u2 लिया है वो इसके इक्वल है। तो हमने ये शो करवाना है कि ये एलिमेंट क्या है, रेंज का है। तो इसको शो करवाने के लिए हम क्या प्रूव करवाते हैं, हम ये शो करवा देते हैं a u1 प्लस b u2 दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a एज इट इज़ रहने देते हैं, u हमारे पास किसके इक्वल है, ये t इंटू v1 के इक्वल है। b एज इट इज़ रहने देते हैं, u2 हमारे पास किसके इक्वल है, t इंटू v2 के इक्वल है। अब हमें पता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसकी जो हम फॉर्म बनाएंगे वो हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम लिख सकते हैं t इंटू ए v1 प्लस b इंटू v2। देखिए हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई की है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास a u1 प्लस b u2 ये आ गया। अब ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमें बता रहा है कि ये एक एलिमेंट है जो हमारे पास वेक्टर स्पेस v के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, जब हमने इस फॉर एग्जाम्पल इधर कोई इस फॉर्म का एलिमेंट पड़ा हुआ है, जब हमने उसके ऊपर टी ऑपरेट करवाया है तो हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट किस में चला गया, रेंज ऑफ टी में। सो a u1 प्लस b u2 बिलोंग टू रेंज ऑफ t। तो यही हमने शो करवाना था कि हमारे पास अगर ये एलिमेंट दो u1 ये है u2 ये है, तो अगर हम ये शो करवा दें कि ये एलिमेंट जो रेंज ऑफ t में पड़ा हुआ है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, वेक्टर सब स्पेस प्रूव हो जाएगी। तो ये हमने शो करवा दिया कि r ऑफ t जो है इज़ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस u। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करवाना था कि रेंज ऑफ टी जो है वो वेक्टर स्पेस u की सब स्पेस है। तो ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल, ये इसको कर लेना चाहिए। पहले वाला भी ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास रेंज ऑफ टी की, अगर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास अगर कोई मैपिंग दी या हमें ये कहा गया कि इसकी रेंज हमें कैलकुलेट करके दें, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ स्पेस। हमारे पास एक स्पेस दी हुई है, मैपिंग है हमारे पास t इज़ इक्वल टू r स्केयर टू r3 डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन इस तरह से किया गया कि t इंटू एक्स कोमा वाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू x कोमा एक्स प्लस वाई इंटू वाई इसके इक्वल है। ये मैपिंग दी है, हमने इसकी रेंज ऑफ t फाइंड करनी है और यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड करते हैं।
हमने ये भी मालूम करना है कि डिमेंशन ऑफ आर टी क्या होती है और वो होती क्या, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है प्रूव इसका आंसर इस फॉर्म में निकालेंगे। हम R2 की जो बेसिस है वो हम देखते हैं कि R2 की बेसिस क्या होती हैं। अगर हम R2 की बेसिस बात करें, हमें पता है कि R2 की जो बेसिस होती हैं वो 1,0 होती है और 0,1 जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, जनरेट्स करते हैं आर स्केयर को। तो अगर हम इन एलिमेंट को इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास वो वाले एलिमेंट मिलेंगे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज में आते हैं। तो हम बारी बारी इनको पुट करते हैं। पहले हम बेस R2 का जो बेस एलिमेंट है उसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,0, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1, ये भी 1 और ये 0 पहला एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह जब हम दूसरे एलिमेंट के लिए रेंज ऑफ t का आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बिकम 0,1। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा x की जगह पे 0, y की जगह पे 1,1। तो हमारे पास जब हमने बेसिस आर स्केयर को जो जनरेट करते हैं वो एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं 1,0 जो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस है 1,0 और 0,1। इनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो रेंज के एलिमेंट आए हैं वो ये वाले हैं। तो हमारे पास जो रेंज ऑफ टी आई है फॉर आर स्केयर वो हमारे पास दो एलिमेंट आए हैं, दैट आर 1,1,0 और दूसरा हमारे पास क्या आया है 0,1,1। ये हमारे पास रेंज ऑफ टी आई है। ठीक है, तो एक सवाल हमारा हल हो गया है कि रेंज हमारे पास हम क्या आनी थी इस मैपिंग के लिए, वो हमारे पास ये एलिमेंट आया। अब हम बात करते हैं डिमेंशन की। डिमेंशन बेसिकली हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बेसिस एलिमेंट इन दैट सेट। हम रेंज के अंदर जो बेसिस एलिमेंट होंगे जो इस रेंज टी को जनरेट कर रहे हैं वो वाले एलिमेंट की जो तादाद है उसको हम क्या कहते हैं, डिमेंशन ऑफ रेंज कहते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी बेसिकली क्या होती है। ये अगर हमारे पास आर ऑफ टी दी उसकी अगर हम डिमेंशन कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसको हम डिमेंशन ऑफ रेंज कहते हैं। ठीक है, डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज सेट। जो हमारे पास रेंज सेट आएगा उसकी जो हमारे पास जनरेट करते हैं वो वाले एलिमेंट जो आएंगे उनकी जो तादाद होती है उसको हम डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी कहते हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे आते हैं। अब अगर हमारे पास ये वाले दो एलिमेंट आए हैं, ये रेंज ऑफ टी में बिलोंग कर रहे हैं, अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाले दोनों एलिमेंट हमारे पास जो R3 है जो रेंज है उसको जनरेट भी करते हैं या नहीं करते। तो अगर ये दोनों इसकी डिमेंशन है, डिमेंशन के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि ये दोनों एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उसके साथ ये क्या करेंगे, जो ये जनरेट रेंज स्पेस है उसको जनरेट भी करेंगे। तो उसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी स्पेस के लिए अगर कोई वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो डेफिनेटली हमेशा उस स्पेस को जनरेट करेंगे। तो हम इनको चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसको चेक करने के लिए हम जो है लीनियर कम्बिनेशन वाला भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स वाला तरीका लगाते हैं कि हम इनका मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो हमारे जी। तो हमने यहाँ पे इसका जो है मैट्रिक्स वाला तरीका लगाया। मैट्रिक्स वाले तरीके में हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये पहला वेक्टर लिख लिया, दूसरा वेक्टर लिख लिया, इसको हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि ये पहले ही एचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पहले ही एचेलॉन फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसके रैंक में तब्दीली नहीं आई। तो ये हमारे पास ये जो वेक्टर भी, ये दोनों वेक्टर हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब जो भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा जो होते हैं उस स्पेस की जो होते हैं वो बेसिस का रोल प्ले करते हैं और वो हमेशा बेसिस होते हैं। तो हम ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये दोनों वेक्टर स्पेस आर ऑफ टी को जनरेट भी करेंगे तो हमारे पास इसका जो डिमेंशन है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें बेसिकली हमने क्या लिया, फाइंड रेंज एंड डिमेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास मैपिंग है R³ से R³ के ऊपर और इसको हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से दी हुई है। तो हमें पता है कि हमारे पास R³ की जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो होती हैं 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1, ये बेसिस है हमारे पास R³ की। तो हम बेसिस एलिमेंट को बारी बारी इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि रेंज ऑफ टी के एलिमेंट हमारे पास क्या आते हैं। तो
पहले हमने ये एलिमेंट पुट किया, यहाँ पे हमने x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, 0 z की जगह पे 0 पुट किया इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। वो ये है x प्लस 2y माइनस जी, ठीक है, कॉमा x प्लस वाई, और तीसरा एलिमेंट है x प्लस वाई माइनस जी। तो यहाँ पे जब हम 1,0,0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 0 पूरा हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। जब हम ये वाला एलिमेंट इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2, 1 और 1, ये दूसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा। और इसी तरह तीसरे एलिमेंट के लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन या रेंज का एलिमेंट आएगा वो क्या बनेगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, जी की जगह पे 1 आएगा तो वो -1 हमें दे देगा। और जब हम इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पे y 0 और z की जगह पे 1 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम यहाँ पे x y और y 0 पुट करेंगे, z की जगह में 1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब ये वाले जो एलिमेंट आए हैं ये हमारे पास रेंज ऑफ t के एलिमेंट आए हैं जब हमने r³ की बेसिस को इसके अंदर पुट किया है। तो ये पहला एलिमेंट रेंज का, ये दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा एलिमेंट आया। तो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हमारे पास किसके आए हैं, रेंज ऑफ t में आए हैं। अब हम डायमेंशन को कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। तो अगर हमने इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देखने पड़ेगे। तो हम यहाँ से इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1, जी। तो हमने यहाँ पे इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1,0 पहला एलिमेंट, 2,1,1 दूसरा एलिमेंट, -1 -2 ये तीसरा एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे पहली एंट्री हमने 0 बनानी है इसके नीचे। तो यहाँ पे करेंगे R2 के अंदर तब्दीली लेके आना चाहते तो R2 माइनस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और R2 से माइनस करवा देंगे। यहाँ पे 0 लाने के लिए R3 और R1 को ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये -1 आएगा। और ये ऑपरेशन हमने R3 और R1 करवाया, इसमें इसको जमा करेंगे तो ये 0, ये 1 ही रहेगा, और इसको इसमें जमा करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो पहली एंट्री के नीचे दोनों 0 मिल गई। अब दूसरी एंट्री के अंदर जो आगे वाला एलिमेंट आएगा उसके नीचे जो एलिमेंट पड़ा हुआ हमने उसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 के अंदर तब्दीली हम लेके आ रहे हैं। तो R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं। तो पहली एज इट इज़ आ जाएगी रो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 से -1 को माइनस कराएंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये 3 एलिमेंट हमारे पास रेंज ऑफ t में पड़े हुए थे। तो हमने इनको चेक कर रहे थे कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इसके हमारे पास जो रैंक है उसमें तब्दीली आ गई। अब ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये हमने लिख लिए हैं 1,0,1 0 1 -1 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये किस में पड़े हुए हैं, डायमेंशन ऑफ R ऑफ t में पड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ R ऑफ t है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये एलिमेंट जो है ये 0 0 है, ये बेसिस में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट पड़ा होगा तो 0 0 अगर किसी बेसिस में हम लेना चाह रहे हैं तो हम नहीं लेंगे, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। हमारे पास बेसिस में सिर्फ हम वो वाले एलिमेंट लेते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये वाले जो है रेंज ऑफ t के ये वाले एलिमेंट जिनको हमने रिड्यूस किया, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं ये हमारे पास बेसिस हो सकते हैं R ऑफ t के लिए। और ये हमारे पास 2 हैं तो इसकी डिमेंशन हमारे पास 2 आ गई। रेंज में ये वाले एलिमेंट आएंगे और रेंज की डिमेंशन में हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, और वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास हमने रेंज कैलकुलेट करनी थी और डिमेंशन कैलकुलेट करनी थी। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इसमें इंशाल्लाह उसको पूछिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।